चलो तो नमस्ते एवरीवन। यूनिट नंबर 9 अपन पढ़ रहे हैं, बीपीएससी 132। ठीक है, तो इसके अंदर समझेंगे जो सवाल आ सकता है यहाँ से। ठीक है, क्या आ सकता है यहाँ से? एक तो सर्वोच्च न्यायालय के जो अधिकार क्षेत्र होते हैं वो 20 नंबर का आता है, हर बार एग्जामिनर का एक फेवरेट क्वेश्चन रहता है। ठीक है, और इस बार क्या आ सकता है? उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, या फिर ये दोनों नहीं आएंगे तो न्यायिक समीक्षा आपसे पूछ सकता है, या फिर ये भी नहीं आएगा तो अधीनस्थ न्यायालय तो आ ही जाएगा। तो तीनों चारों जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, देखो, सरकार के तीन अंग होते हैं। सरकार के तीन अंग होते हैं। एक तो होती है कार्यपालिका, ठीक है, और सरकार का दूसरा अंग होती है न्यायपालिका, ठीक है, और सरकार का तीसरा अंग होती है विधायिका। ये सरकार के तीन अंग होते हैं, राइट। तो तीनों अंगों के माध्यम से सरकार बनती है। ठीक है, तो इसमें के अंदर जो कार्यपालिका है इसका क्या काम होता है? कार्यपालिका, इसको एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है। कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? मंत्री परिषद आता है, प्रधानमंत्री आता है, राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आता है। ठीक है, और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी जैसे कि आईएएस, आईपीएस, ठीक है, ये पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी, ये सब कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं। तो ये कानून को लागू करवाते हैं कार्यपालिका। ठीक है, न्यायपालिका क्या होती है? संविधान के अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं उनकी व्याख्या करना, कानूनों की व्याख्या करना, ये न्यायपालिका का काम होता है। विधायिका का काम होता है नए नए कानूनों को बनाना, नए नए कानूनों को बनाना, ये विधायिका का काम होता है। तो इसके अंदर इस ब्लॉक के अंदर हम कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका को अच्छे से समझेंगे, लेकिन आज हम समझ रहे हैं पहले न्यायपालिका, और देन अपन कार्यपालिका पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो न्यायपालिका का क्या काम होता है? न्यायपालिका संविधान के अंदर जो बातें लिखी हुई है उसको एक्सप्लेन करती है, उसकी व्याख्या करती है न्यायपालिका। जो सुप्रीम कोर्ट बना, हाई कोर्ट बना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाए, ये सब क्या करते हैं? संविधान में लिखी हुई चीजों को तो व्याख्या करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या सवाल आता है, उसी सवाल पे मैं आता हूँ। ठीक है, इधर उधर की बातों को छोड़ करके, तो आपको आंसर की शुरुआत कैसे करनी है आपको? ठीक है, आंसर की शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं, एक आर्टिकल लिख करके कि अनुच्छेद अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 141 में क्या लिखा हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जो कानून बनाता है, उच्चतम न्यायालय जो कानून बनाता है वो भारत की सभी अदालतों पर, सभी कोर्ट पर लागू होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए गए सारे कानून हैं, भारत के जितने भी अदालतें हैं, जितने भी कचहरी कोर्ट हैं, तो उन सबको मानना पड़ता है। ठीक है, और भारत के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है ये भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद में हुई थी। 1935 के थ्रू भारत के अंदर एक सर्वोच्च न्यायालय, केंद्र के स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारत शासन अधिनियम 1935, अंग्रेजों के टाइम पर आया था ये अधिनियम। भारत भारतीय शासन अधिनियम, इसको अपन इंग्लिश में भी बोल सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये आपको इंट्रो का पार्ट लिखना है। ठीक है, ये भूमिका हो जाएगी आपकी। सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार, आरंभिक क्षेत्राधिकार। ठीक है, तो आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंदर सुप्रीम कोर्ट को डियर कुछ शक्तियां मिली हुई है। सुप्रीम कोर्ट को क्या मिला हुआ? शक्तियां मिली हुई है। जैसे कि आपको अनुच्छेद का नाम याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नंबर आपके कटेंगे नहीं एक भी। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद ही तो नहीं याद रहते हैं, याद रह जाए बहुत अच्छी बात है। देखो, आरंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ शक्तियां मिली हुई हैं। वो शक्तियां कौन सी हैं? ठीक है, जैसे कि आर्टिकल 131 संविधान सुप्रीम कोर्ट को या फिर सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति देता है कि वह वह दो राज्यों के बीच में, दो राज्यों के बीच में विवादों को हल कर सकता है, विवादों को
हल कर सकता है। जैसे कि दो राज्यों के बीच में कभी कभी नदी के पानी को लेकर डिस्प्यूट, लड़ाई हो जाती है, जैसे कि कृष्णा नदी, ठीक है, महानदी, ठीक है। दक्षिण भारत के राज्य में अक्सर जो मतलब कई बार लड़ाइयाँ देखी जाती हैं, ठीक है, नदी के पानी को लेकर के। हालांकि सुप्रीम कोर्ट उनके लिए ट्रिब्यूनल अधिकरण बना देता है, जैसे कि कृष्णा नदी अधिकरण, तो उनके माध्यम से दो राज्यों के बीच में जो नदी का पानी होता है उसकी समस्या को हल किया जाता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और क्या कर सकता है आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, कि भारत का कोई भी एक राज्य अगर उसकी लड़ाई केंद्र सरकार से हो गई, ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार से क्या लड़ाई हो सकती है कि केंद्र सरकार उसको पैसे नहीं देती है, ठीक है, और भी लड़ाई हो सकती है केंद्र सरकार से लेकर, तो ये मामले भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इनको सुन सकता है, ठीक है। और दो या दो से अधिक राज्य, दो या दो से अधिक राज्यों की जब लड़ाई केंद्र से हो जाती है, तो इस प्रकार के मामले भी कहाँ पर पहुंच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच जाते हैं। तो ये सब, इन मामलों पर फैसले सुनाने का अधिकार किसको है, सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को, तो यही उसका आरंभिक अधिकार होता है, ठीक है। और क्या क्या पावर है आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के पास में, और लिख सकते हैं आप कि आर्टिकल 32 में क्या लिखा है कि जब एक भारतीय नागरिक का, उसको लगता है कि मेरे मौलिक अधिकार है उनका हनन हुआ है, हनन का मतलब होता है कटौती, उसको लगता है कि मुझे बोलने रोकने से कोई टोक रहा है, मेरी जो समानता का अधिकार है वो खत्म हो रहा है, मेरे को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने जबरदस्ती ही, तो आर्टिकल 32 के माध्यम से वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय क्या जारी करता है, रीट जारी करता है, ठीक है, रीट जारी करता है। रीट का मतलब क्या होता है, देखो चार तरह की रीट होती है, किसी ने अगर पढ़ा हो कभी अपनी लाइफ में, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, और एक होता है परमादेश, और गय होता है प्रतिषेध, और घय होती है अधिकार प्रेक्षा। देखो आप एग्जाम के अंदर लिख के भी आ सकते हैं अपने आंसर को और ज्यादा बड़ा बनाने के लिए, वैसे खैर कोई जरूरत नहीं है, आप इनका मतलब भी नहीं समझते हैं ना तो कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं, क्योंकि आपको रेट के बारे में पूछा नहीं है, आपको तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकारों के बारे में पूछा है। फिर भी मैं आपको चलो बता देता हूँ कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के पास में ये ताकत होती है कि वह रेट जारी कर सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये रीट क्या होती है, यानी कि किसी व्यक्ति को पुलिस ऐसे ही घर से उठा के ले गई या मार्केट के अंदर चल रहा उसको पुलिस गिरफ्तार करके ले गई, तो वह व्यक्ति वकील से कॉन्टेक्ट करेगा, ठीक है, वकील है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ठीक है, उस व्यक्ति की सहायता करने के लिए। और कोर्ट क्या करता है, कोर्ट एक जारी करता है कानूनी आज्ञा पत्र, ठीक है, कानूनी आज्ञा पत्र। तो ये जो कानूनी आज्ञा पत्र है वो वकील है फिर उस पुलिस वाले को दिखाता है, फिर पुलिस वालों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो सुप्रीम कोर्ट का कहना कहना टाल दे। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के पास में एक और ताकत है कि अगर उसका कोई कहना नहीं मानता है तो उसके खिलाफ वो अवमानना का केस दर्ज कर सकता है, ठीक है, कोई भी हो चाहे। तो सबसे बड़ा कौन है, ठीक है, न्यायपालिका के जो जज होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। आप ये मानो कि जो भारत में जो आईएएस आईपीएस बनते हैं उनसे भी बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि एक व्यक्ति को जबरदस्ती कोई पुलिस उठा के ले जाती है, तो फिर वो जज साहब के आगे वो कानूनी आज्ञा पत्र है, ठीक है, वो दिखाता है, पुलिस वालों वाले भी देखते हैं, और फिर अगर व्यक्ति की गलती नहीं रहती तो पुलिस को उसको छोड़ना पड़ता है और पुलिस को माफी मांगनी पड़ती है। परमादेश का क्या मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी एक व्यक्ति को अपने नौकरी से हटने के लिए कह सकता है और उसको हटना भी पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति नौकरी करते टाइम, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, करते टाइम मतलब अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी जो जिम्मेदारी है वो ढंग से नहीं निभा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट से क्या कहेगा कि भाई तू घर बैठ जा, ठीक है। तो किसी व्यक्ति को अपने पद से हटाने का जो आदेश है, पद से हटाने का आदेश वो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, तो इस रेट को कहते हैं परमादेश। प्रतिषेध क्या होता है, प्रतिषेध का मतलब होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे पर्यावरण को
पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए एक एनजीटी बना हुआ है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, दिल्ली के अंदर ही है। ठीक है, तो सपोज करो ये पर्यावरण से संबंधित नियमों की सुनवाई करता है एनजीटी। एनजीटी भारत के अंदर पर्यावरण से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है। किसी मामले की सुनवाई कर रहा है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास में ताकत होती है कि जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है उसके कार्य को वो रोक सकता है, उसके केस को वह डिसमिस भी कर सकता है, रोक सकता है। ये प्रतिषेध की ताकत कहलाती है। ठीक है, अधिकार परीक्षा क्या है? ये रीट होती है सुप्रीम कोर्ट की, आर्टिकल 32 के तहत जारी कर सकता है। तो मतलब अधिकार परीक्षा में वो किसी भी सरकारी अधिकारी को कह सकता है कि जो आपकी जिम्मेदारी है वो आप अच्छे से निभाओ। ठीक है, ये होते हैं रीट। ये आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो एक तो राज्यों के, दो राज्यों के बीच में विवाद हल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। एक राज्य और एक केंद्र के बीच में, दो या दो से अधिक राज्य वो केंद्र सरकार से लड़ाई कर ले, उस मामले को सुन सकता है और सुप्रीम कोर्ट रेट भी जारी कर सकता है। ठीक है, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं वो आपको याद रखनी है आरंभिक क्षेत्राधिकार में। आ गए समझ में? इसके अंदर आप क्या लिखोगे? देखो, इसके अंदर एक आर्टिकल लिख सकते हो आप, एक अनुच्छेद, आर्टिकल 132। याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इतना याद रखना कि सपोज करो कोई उच्च न्यायालय है, कोई हाई कोर्ट है। देखो, आपको ये तो पता है ना कि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा होता है, सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा होता है। इसके नीचे कौन से न्यायालय आते हैं? हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। इसके अंदर कौन से न्यायालय आते हैं? हाई कोर्ट के नीचे क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी नीचे आते हैं, ठीक है, कुछ न्यायालय आते हैं जैसे कि ग्राम न्यायालय, तहसील के स्तर के न्यायालय। ठीक है, तो ये याद रखना है, भारत के अंदर सबसे बड़ी अदालत का नाम क्या है? सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं इसको। सुप्रीम कोर्ट के नीचे आता है हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट छोटी होती है, इसके पास में अधिकार भी कम है सुप्रीम कोर्ट से तुलना में। और हाई कोर्ट के नीचे क्या आता है भारत के अंदर? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि जिला अदालतें। और फिर जिला अदालतों में ग्राम न्यायालय, गांव के स्तर पर भी कोर्ट बने होते हैं और तहसील के लेवल पर भी कोर्ट बने होते हैं, तो वो इसके सब नीचे आते हैं जिला न्यायालय के। आर्टिकल 132 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार मिला हुआ है भारतीय संविधान की तरफ से कि मतलब वो हाई कोर्ट के अंदर, जिला अदालतों के अंदर जो मामले चल रहे होते हैं उसको वो बुला सकता है। ठीक है, अगर हाई कोर्ट ने किसी, सपोज करो हाई कोर्ट ने किसी को डेथ की पेनल्टी दे दी है, किसी को मृत्यु दंड या फांसी की सजा सुना दी है, ठीक है, हाई कोर्ट ने, तो व्यक्ति वो क्या क्या कर सकता है? वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और अपने मामले की सुनवाई वो वापस से करा सकता है। ठीक है, और दूसरी बात ये याद रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि कोई मामला है वो नीचे की अदालतें मतलब अच्छे से उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, ठीक है, कोई मामला है जो उसकी नीचे की जो अदालतें हैं वो अच्छे से सुनवाई नहीं कर रही हैं, तो निचली अदालतों से सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? वो मामले अपने पास में बुलवा लेता है। ठीक है, अपने पास बुलवा लेता है, ठीक है, और उनका समाधान करता है। ये उसके अपीलीय क्षेत्राधिकार होते हैं। ठीक है, देखो, और आप और मतलब कॉपी भरने के लिए क्या लिख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट सभी मामलों को अपने पास में बुला सकता है, जैसे कि दीवानी मामले, और दूसरे टाइप के केस होते हैं फौजदारी मामले। तो केस दो तरह के होते हैं, दीवानी मामले और फौजदारी मामले। दीवानी मामले संपत्ति से संबंधित, जमीनों से संबंधित मामले आते हैं, इनको भी सुन सकता है सुप्रीम कोर्ट। फौजदारी मामले जैसे हत्या, बलात्कार, डकैती, मारपीट, इनको भी सुन सकता है सुप्रीम कोर्ट। निचली अदालतों से में जो केस जो चल रहे होते हैं, कोई व्यक्ति अगर सेटिस्फाई नहीं है
ठीक है, वो खुश नहीं है उस निर्णय से, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, आ गया सबको समझ में। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति के पास में एक पावर होती है, ठीक है। राष्ट्रपति अ, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मामले पर, किसी भी मामले के बारे में सलाह ले सकता है, सलाह ले सकता है। तो देखो सरकार के अंदर काफी तरह के मतलब मुद्दे चलते रहते हैं, समस्याएं चलती रहती हैं, और उन समस्याओं पर वो एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। दूसरी बात ये याद रखना, सुप्रीम कोर्ट जो सलाह देता है, जो राय देता है, ठीक है, वो राय मानना बाध्यकारी नहीं होता। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप ऐसा करो, ठीक है, ये अच्छा है, ये ऐसा करना सही रहेगा, तो जरूरी नहीं है कि वो सरकार या राष्ट्रपति उस चीज को मानेगा। बस इतना लिखना है इसके अंदर कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मामले के बारे में सलाह ले सकता है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट जो राय देगा, अपने अपना जो एडवाइस देगा, वो बाध्यकारी नहीं होगी। मतलब जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो बोले वही सरकार या राष्ट्रपति मानेगा, ठीक है। बाध्यकारी का मतलब होता है जरूरी, मैंडेटरी नहीं है ये, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस। चौथा क्षेत्राधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो आपको देख लेना एक बार, न्यायिक समीक्षा का अधिकार, न्यायिक समीक्षा का अधिकार, ठीक है। इसको अपन क्या कहते हैं इंग्लिश के अंदर? जुडिशियल रिव्यू। अब ये होती क्या है? एक समीक्षा क्या मतलब है? कानून कौन बनाता है? विधायिका बनाती है। केंद्र के स्तर पे तो ये संसद होती है, और राज्य के स्तर पे ये विधानसभा होती है। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, ठीक है, कानून बनाना। तो सपोज करो ऐसा कानून बना दिया विधायिका ने जो एक व्यक्ति की, एक किसी भारतीय की मतलब अधिकारों के अंदर कटौती कर रहा है, ठीक है। यानी कि सपोज करो संसद ने ऐसा कानून बना दिया कि रात के 7 बजे के बाद में लड़कियां घर से नहीं निकलेंगी, ठीक है। तो ये तो बहुत गलत बात है, और फिर अपन कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, राइट। तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सरकार के, संसद के द्वारा, या फिर अपन कह सकते हैं कि विधायिका के द्वारा उस बनाए हुए कानून को क्रॉस एंड चेक कर सकती है, उसकी समीक्षा कर सकती है, उसकी रिव्यू कर सकती है। जैसे कि अपन कोई मूवी देखते हैं, फिर रिव्यू करते हैं ना कि कैसी है मूवी, वैसे ही किसी भी कानून को रिव्यू करती है सुप्रीम कोर्ट। और अगर वो कानून गलत पाया जाता है, वो कानून गलत पाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट जब समीक्षा करती है तो उस कानून को बर्खास्त कर सकती है, उस कानून को खत्म कर सकती है, या बदलाव के लिए भी कह सकती है। तो ये जो अधिकार है वो न्यायिक समीक्षा कहलाता है। एक प्रकार की शक्ति होती है न्यायपालिका की, जिसके थ्रू वो क्या करता है, जिसके थ्रू विधायिका मतलब कानूनों की वो जांच पड़ताल करता है। और एक और पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका के भी अलग अलग उत्तरदायित्व कार्य होते हैं। जैसे कि इसमें क्या क्या आता है? पीएम आता है इसके अंदर, आपका कार्यपालिका के अंदर। इसके अंदर प्रेसिडेंट आता है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट आता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और इसके अंदर मंत्री परिषद भी के सदस्य भी आते हैं, ठीक है। और सारे प्रशासनिक अधिकारी आते हैं। प्रशासनिक अधिकारी मतलब जितने भी सरकारी कर्मचारी है ना, वो सब इसमें आते हैं कार्यपालिका के अंदर। अगर ये सब लोग संविधान के अनुसार नहीं चलते हैं, जनता पर अत्याचार करते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट है वो न्यायिक समीक्षा कर सकता है। मतलब सपोज करो प्रधानमंत्री ने कह दिया कि मतलब 10 से लेकर 15 साल के जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना गलत हो सकता है किसी भी देश के लिए। तो कार्यपालिका के जो निर्णय होते हैं, कार्यपालिका जिस तरह से कानूनों को लागू करती है, अगर वो लागू गलत तरीके से करे, अगर वो लागू गलत तरीके से करे, तो वहां पर भी जो सुप्रीम कोर्ट है उनको रोक सकता है। उसका यही अधिकार क्या कहलाता है? न्यायिक समीक्षा कहलाता है। सवाल नंबर 2 पे आता है, डियर, उच्च न्यायालय का गठन। उच्च न्यायालय का
गठन, देखो सबसे बड़ा अदालत कौन सी होती है देश के अंदर? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और उसके नीचे कौन सी अदालत होती है जिसके पास में सुप्रीम कोर्ट से कम अधिकार होते हैं? वो होती है उच्च न्यायालय। देखो, सामान्यतः एक राज्य के पास में एक उच्च न्यायालय होता है, जैसे कि राजस्थान के पास में एक है, मध्य प्रदेश के पास में एक है, भोपाल में है मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट, राजस्थान वाला जोधपुर के अंदर है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का भी एक ही है, लखनऊ में स्थित है। और बिहार में जो एक हाई कोर्ट है वो पटना में है, राइट। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक राज्यों का जो हाई कोर्ट होता है, ठीक है, वो एक होता है। हरियाणा जैसे कि हरियाणा एवं पंजाब का एक हाई कोर्ट है, सिर्फ एक हाई कोर्ट, और वो कहाँ पर है? वो है चंडीगढ़ में, ठीक है। ऐसे ही ऐसे असम असम नागालैंड नागालैंड मिजोरम, असम नागालैंड मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, तो इन सब का भी एक ही हाई कोर्ट है, एक ही उच्च न्यायालय, और वो कहाँ पे है? गुवाहाटी गुवाहाटी, ठीक है। तो उच्च न्यायालय में आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ मतलब जज बैठता है ना, वो 62 साल की जब उसकी एज होती है तब वो रिटायरमेंट ले लेता है, ठीक है। देखो, अपना पद तीन तरीके से छूटता है किसी भी जज का, किसी भी जज का, न्यायाधीश का पद यानी कि उसकी नौकरी तीन तरह से छूट सकती है। देखो, पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है कि उसका जो कार्यकाल है उसका जो कार्यकाल है वो पूरा हो जाए, यानी कि वो 62 साल का हो गया, काफी काम कर लिया उसने, ठीक है, कार्यकाल पूरा हो जाए तो मतलब रिटायरमेंट हो जाता है। दूसरा क्या होती है, अगर उसने कोई दुराचार संबंधी कार्य कर लिया है, यानी कि भ्रष्टाचार कर लिया है, फिर कोई गलत काम कर लिया है, तो दुराचार अगर कर लेता है तो उसके खिलाफ एक प्रक्रिया चलती है, महाभियोग, ये ध्यान रखना है। महाभियोग, संसद के अंदर एक प्रस्ताव लाया जाता है कि उस जज को हटाना है, और उस बहुमत पर कितना वोट आना चाहिए? 2/3 बहुमत उस प्रस्ताव पे अगर आ जाता है तो वो जज हट जाता है। जैसे कि किसी जज ने किसी की हत्या कर दी, बलात्कार कर दिया, फिर पैसे खा गए बहुत सारे सरकार के ही, ठीक है, सरकार के खिलाफ देशद्रोह कर दिया किसी जज ने, तो उससे खिलाफ दुराचार से संबंधित एक मामला चलेगा, और जिसकी मतलब जो प्रक्रिया होती है उसको महाभियोग कहते हैं। संसद में प्रस्ताव लाया जाता है, 2/3 बहुमत से अगर वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वो जज हट जाता है, ठीक है। और तीसरा तरीका होता है कि जज वो खुद भी तो इस्तीफा दे सकता है कि अब उसके काम करने की इच्छा नहीं है तो इस्तीफा दे दिया उसने। तो तीन तरह से वो जज अपनी नौकरी से हटता है, ठीक है। या तो पहले उसका कार्यकाल पूरा हो जाए, 62 साल का हो जाए। ध्यान रखना एक अंतर, सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो 65 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेते हैं, और जो हाई कोर्ट के जज है वो 62 साल की एज में रिटायरमेंट लेते हैं, ठीक है। फटाफट से तो समझ से आ सकता है, ये लिखने का कमी है इसलिए नहीं आता ये। उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वो उसमें लिखने का बहुत कम है, ठीक है। फिर भी अपन इसके क्षेत्राधिकार देखते हैं, यानी कि कौन कौन से क्षेत्रों पर ये कानून नियम लागू कर सकते हैं। हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार, पहला है मौलिक अधिकारों को लागू करना, ठीक है। मैंने कहा था कि अनुच्छेद 32 के द्वारा हमें यह हक मिलता है कि अगर हमारा कोई मूलभूत अधिकार, उसका कोई हनन हो रहा है, उसमें अंदर कोई कटौती कर रहा है कोई, तो हम सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है हमारी। और कई बार क्या होता है, केंद्र व विधानसभा के बीच में विवाद हो जाते हैं, विवाद हो जाता है, उस विवादों का भी निपटारा कर सकता है, ठीक है। और तीसरा क्षेत्राधिकार क्या है इसके पास में? देखो,
मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नीचे आता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे आता है जिला अदालत, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसके नीचे आता है ग्राम पंचायत न्यायालय, ठीक है, तहसील का न्यायालय। तो ये जो हाई कोर्ट के नीचे जितने भी कोर्ट्स आते हैं, इनके अंदर जो मामले चल रहे होते हैं उनकी सुनवाई कर सकता है, यानी कि इसके पास भी अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है। और अपीलीय क्षेत्राधिकार में आपको ये पॉइंट और लिख देना, 2-3 लाइन भर के आ जाना उसके अंदर, कि ये दीवानी मामलों को भी सुन सकता है। निचली निचली अदालतों में अगर कोई व्यक्ति खुश नहीं है तो वो हाई कोर्ट जा सकता है, और दीवानी और फौजदारी, ठीक है, दोनों प्रकार के ये जो मामले है वो सुन सकता है, ठीक है। और चौथा क्षेत्राधिकार है कि ये राजस्व से संबंधित मामले भी सुन लेता है, राजस्व से संबंधित मामले भी सुन लेता है, ठीक है। और लिख सकते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय के जो केसेज होते हैं, जो केस चल रहे होते हैं, मुकदमे चल रहे होते हैं छोटी अदालतों में, वो अपने पास बुला सकता है, बुला सकता है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसके अंदर कि निचली अदालतों, निचली अदालतों के जो जज होते हैं ना, उनकी नियुक्ति करना, उनकी तबादले करना, कहां पर किसका ट्रांसफर होगा, तो ये सब भी एक उच्च न्यायालय संभालता है। जैसे कि कोई जिला है, उसके अंदर कोई जज है, ठीक है, उसका ट्रांसफर करना है, तो वो जज जिस राज्य में रहता है, उस राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है वो डिसीजन लेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। तो अधीनस्थ न्यायालय अगर आता है ये सवाल, तो वहां पर अपन लिख के आएंगे कि संविधान के अंदर एक श्रेणियां बनी हुई है, न्यायालयों की श्रेणियां बनी हुई है एक के बाद एक। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय है, उसके नीचे उच्च न्यायालय आता है, उसके नीचे जिला न्यायालय आता है, उसके नीचे लघु न्यायालय आता है। लघु न्यायालय के कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि उप न्यायालय, वो भी एक लघु न्यायालय है, मुंसिफ न्यायालय, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये सब लघु न्यायालय के एग्जाम्पल है। लघु न्यायालय के नीचे क्या आता है, पंचायत न्यायालय आते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर अधीनस्थ न्यायालय यानी कि अपन बात करते हैं कि जिला न्यायालय के पास में कौन कौन से क्षेत्राधिकार होते हैं, तो एक बार इस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या काम कर सकता है ये जिला न्यायालय। देखो, जिला न्यायालय है वो मतलब दीवानी केस भी सुन सकता है, और फौजदारी, ये तो आप हर पॉइंट में लिख के आओगे, कुछ भी आए, चाहे हाई कोर्ट आए चाहे सुप्रीम कोर्ट आए, ठीक है। और जिला अदालत के जो जिला अदालत है, जिला जिला अदालत के जो निचली अदालतें होती है, जैसे कि लघु न्यायालय, लघु न्यायालय, ठीक है। तो लघु न्यायालय के अंदर जज कौन बैठेगा, जज कौन बैठेगा, ये कौन डिसाइड करता है, जिला अदालत डिसाइड करती है कि मेरे से नीचे जो अदालतें हैं उनका न्यायाधीश कौन बनेगा। जिला अदालत मतलब राज्यपाल को रिकमेंड करती है, कुछ नाम राज्यपाल को कहती है कि आप इन व्यक्तियों को देख लो, अगर आपको अच्छे लगते हैं लघु न्यायालय में, इनको आप जज साहब की नौकरी वो दे दो, ठीक है। तो ये अधीनस्थ न्यायालय कंप्लीट। यह विधायी अधिनियमों तथा कार्यपालिका तथा कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने हेतु, संवैधानिकता की जांच करने हेतु न्यायपालिका की शक्ति होती है, न्यायपालिका की शक्ति होती है, जो केंद्र सरकार, जो केंद्र सरकार व राज्य सरकार पर लागू होती है।
तो यह न्यायालय की एक प्रकार की शक्ति होती है, जिसमें वो क्या करता है कि विधायी अधिनियम यानी कि संसद अथवा विधानसभा ने ऐसा कोई कानून बना दिया जो कि नागरिकों के अधिकारों की कटौती कर सकता है, तो फिर उनको क्रॉस एंड चेक कर सकता है, ठीक है। और मतलब कार्यपालिका जो आदेश देती है, जैसे कि कोई प्रशासनिक अधिकारी जिला कलेक्टर है, ठीक है, उसने कोई ऐसा आदेश पारित कर दिया है जो मतलब अत्याचार करता है जनता का, ठीक है, जनता का दमन हो रहा है वहां पर, तो वहां की जो जिला अदालत है या फिर हाई कोर्ट है, वो उस जिला कलेक्टर पे एक्शन ले सकती है, उसके द्वारा बनाए हुए कानून या नियम की समीक्षा हो सकती है, ठीक है। तो ये सब शक्ति है, मतलब एक प्रकार की शक्ति जो कि केंद्र व राज्य सरकार पर लागू होती है। अब देखो, तीन काम होते हैं न्यायिक समीक्षा में, सुन लो क्या क्या होता है। न्यायिक समीक्षा के अंदर तीन काम होते हैं। विधायी कार्यों की विधायी कार्यों की समीक्षा, विधायी कार्यों की समीक्षा यानी कि जो अ, कानून और नियम है संसद अथवा विधानसभा बनाती है, ठीक है, तो उसकी उसको रिव्यू कर सकता है, उसको समीक्षा कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत, ठीक है। तो संसद के द्वारा जो कानून पारित किए जाते हैं, तो न्यायालय जांचता है कि इस कानून को पारित करते समय क्या संविधान के नियमों का पालन किया गया या नहीं किया गया, ठीक है। दूसरी चीज इसमें देखते हैं न्यायिक निर्णयों की समीक्षा। न्यायालय के पास में तीन प्रकार के काम होते हैं न्यायिक समीक्षा से संबंधित। पहला काम था विधायी कार्यों की समीक्षा, जैसे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हैं कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून की जांच पड़ताल कर सकते हैं। फिर दूसरा काम होता है न्यायिक निर्णयों की समीक्षा, यानी कि आज से 10 साल पहले 20 साल पहले उस अदालत ने कौन से डिसीजन सुनाए थे, तो अपने ही कानून की वो समीक्षा कर सकता है, बनाए गए अपने ही बनाए गए कानून को रिव्यू कर सकता है या कानून की जांच पड़ताल कर सकता है या समीक्षा कर सकता है। तीसरा काम होता है न्यायिक समीक्षा में प्रशासनिक कार्यवाही, प्रशासनिक कार्यवाही की समीक्षा। अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एक शहर के अंदर किसी जिला कलेक्टर या फिर किसी आईपीएस अधिकारी ने, पुलिस अधीक्षक ने मतलब ये आदेश दे दिया कि जनता पर गोलियां बरसा दो या फिर लाठीचार्ज करवा दो, तो वो एक प्रशासनिक अधिकारी है और उसने एक प्रशासनिक कार्यवाही की है कि उसने आदेश दे दिया है कि जनता पर या तो गोली बरसा दो या फिर लाठीचार्ज कर दो, तो उसकी कार्यवाही पर कोर्ट है वो एक्शन ले सकता है। तो उसके जो नियम है लागू किए गए नियम या उसके जो आदेश हैं प्रशासनिक अधिकारी के, उनकी समीक्षा हो सकती है। अगर वो गलत पकड़ा जाता है तो फिर उस पर अदालत है वो केस दायर दर्ज कर सकते हैं, उसको नौकरी से सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये होते न्यायिक समीक्षा। अब देखो, क्योंकि ये सवाल मान लो सपोज करो 10 नंबर का आएगा, वैसे तो और क्या लिख सकते हैं इसके अंदर। देखो, न्यायिक समीक्षा में हुआ क्या है, आज के टाइम पर एक चीज और चल पड़ी है, जनहित याचिका। जनहित याचिका, इसके बारे में लिख सकते हो इसी में कि न्यायिक समीक्षा का फायदा ये हुआ है कि लोग हैं वो आजकल जनहित याचिका का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको लगता है कि मेरे मोहल्ले में बहुत ज्यादा कचरा है, लोग यहाँ पर मतलब बहुत ज्यादा गंदगी वगैरह फैलाते हैं, यहाँ पर कुछ भी मतलब लोग कचरा डाल जाते हैं, तो आप कोर्ट को कहोगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को, कि जज साहब आप मेरे इलाके को एक बार देखो, यहाँ पर लोग ज्यादा गंदगी फैलाते हैं। तो अदालत है ऐसे मामलों में संज्ञान लेता है। संज्ञान का मतलब होता है कि वो देखता है इस केस को, ठीक है। जैसे कि आपने एक और केस कर दिया कि आपके इलाके में एक फैक्ट्री है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा शोर शराबा मचा रही है और बहुत ज्यादा धुआं है वो चमनियों से निकल रहा है, लोगों को दिक्कत हो रही है वहां पे सांस लेने में, तो फिर आप कोर्ट जा सकते हो, जनहित याचिका आपको दायर करनी पड़ेगी। इसको इंग्लिश में कहते हैं पी आई एल। तो पी आई एल में कोई भी गरीब व्यक्ति या फिर कोई भी व्यक्ति जिसके पास में मतलब भारत की नागरिकता है, वो जनहित याचिका दायर कर सकता है और अपनी समस्या है वो अदालत को बता सकता है। और अदालत ने काफी सारे मामले हैं वो हल भी किए हैं, जैसे कि पर्यावरण से संबंधित मामले, गरीबों के जीवन यापन में सुधार किया है जनहित याचिका के द्वारा, लोगों को अधिकार दिलवाए हैं, ठीक है, जनहित याचिका के ही द्वारा।
ठीक है। अब कोर्ट ने भला करने के लिए मतलब जो दलित लोग हैं, ओबीसी, जो लोग ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, एससी कैटेगरी के अंदर आते हैं, एसटी कैटेगरी के अंदर आते हैं। ओबीसी का मतलब क्या होता है? अदर बैकवर्ड क्लासेस, अन्य पिछड़ा वर्ग। एससी का मतलब शेड्यूल कास्ट, ठीक है, अनुसूचित जाति। एसटी का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति। तो भाई कोर्ट ने इन लोगों का भला करने के लिए, क्योंकि इनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है, जनरल वालों की अच्छी होती है, सामान्यतः जनरल वालों की अच्छी होती है, और आजकल तो जनरल वालों को भी आरक्षण दे दिया गया है अलग से सरकार ने, ठीक है। तो अल भारत के अंदर जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बना था, भारत के अंदर जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक आयोग बना था, और महिला आयोग, और ये एससी आयोग, एसटी आयोग, ये क्यों बनाया भारत कोर्ट ने? क्योंकि इन लोगों का भला करना था, ठीक है। तो न्यायिक समीक्षा में आप बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हो, न्यायिक समीक्षा बता देना, फिर जनहित याचिका के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देना, और फिर कह देना कि भारत की न्यायालय ने मतलब आम जनता की भलाई करने के लिए, ओबीसी की, एससी की, एसटी के लिए, मतलब ये आयोग गठन करने के लिए सरकार को निर्देश वगैरह दिए थे और सरकार की मदद की थी। ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 9 खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा।